प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में प्रगतिवाद का अध्ययन करेंगे। इस कक्षा के मुख्य शिक्षण बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, काल निर्धारण या समय। दूसरा, प्रगतिवाद का परिचय। तीसरा, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। चौथा और अंतिम, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। हम प्रगतिवाद के समय की बात करते हैं तो प्रगतिवाद का जो समय है वह सन 1936 से 1943 तक का माना जाता है। प्रगतिवाद का आरंभ प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित अधिवेशन से होती है। इसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। बच्चों, यहाँ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर है, जो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। इसमें उन्होंने कहा था, क्या साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वे वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। क्या कहा था? साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले वे मजदूर वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। यह पंक्ति प्रगतिवादी काव्य के आधार या गाइडलाइन है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का परिचय। परिचय में हम जानते हैं कि प्रगतिवाद का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है। क्या है प्रगतिवाद का मूलाधार? मार्क्सवादी दर्शन। यानी मार्क्सवादी दर्शन वह दर्शन है जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की बात करता है। वह किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। पर यह प्रगतिवाद का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है। आप मार्क्सवाद को समझ चुके हैं, पर यह मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण मात्र नहीं है। क्या है? प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण मात्र नहीं है। यह रूपांतरण होने के साथ साथ प्रगतिवादी आंदोलन की पहचान जीवन और जगत के प्रति नए दृष्टिकोण में निहित है। यानी यह एक प्रकार का यह एक आंदोलन है जो नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है ना। जो वह दृष्टिकोण कौन सा है? वह दृष्टिकोण है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। ठीक है, इसको संक्षिप्त रूप में हम जान सकते हैं। ये राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो साम्यवादी विचारधारा ही कहलाती है। तो कि साम्यवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा की बात करती है और किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध करती है ना। तो वही विचारधारा प्रगतिवाद है। ठीक है, कौन सी? जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का समर्थन और किसी प्रकार के शोषण का विरोध करती है, वही विचारधारा प्रगतिवाद है। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम कुछ उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस उदाहरण में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। ये का यहाँ नहीं होना चाहिए। भाग्यवाद आवरण पाप का और शोषण शस्त्र का। ये दिनकर जी की पंक्ति है। इन्होंने कहा है भाग्यवाद जो है पाप का आवरण है। जो व्यक्ति पाप करता है उसको भाग्य का आवरण पहना दिया जाता है और शोषण का हथियार है, जिसके बूते जिससे क्या है, रखता दबाकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा करके रखता है, उसके भाग्य को यानी उसके हिस्से को दबा करके रखता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरणों पर जाते हैं। ये नागार्जुन जी की पंक्ति है जो ये कहते हैं, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महान न रखे।
जहाँ न भरता पेट, देश वो कैसा भी हो वहाँ नरक है। यानी ऐसा देश या ऐसा क्षेत्र या ऐसा समाज जहाँ व्यक्ति का पेट नहीं भरता हो, यानी यहाँ भुखमरी हो, वह देश कितना भी धनाढ़ हो, कितनी भी सुविधा हो, वो क्या महानरक के समान है, यानी महानरक है। एक जगह इन्होंने और लिखा है, आज़ादी पर व्यंग इन्होंने किया है नागार्जुन जी ने, कि कागज की आज़ादी मिलती है, ले लो दो दो आने में। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया है, लेकिन वह मात्र दिखावा है। यहाँ के वास्तविक जन को आज भी आज़ादी प्राप्त नहीं हुई है, वह उनके साथ आज भी अन्याय अत्याचार होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम नागार्जुन जी की एक दो पंक्ति को और पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने कहा, खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली। यहाँ चुप चुप लिखा है, वो चुप चुप ना होकर के गुपचुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुपचुप। ठीक है भाई, क्या है? खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली। जो खादीधारी हैं, जो नेतागण हैं, उन्हें देश के उत्थान के लिए, यहाँ के समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए था। उनका उद्देश्य जनसेवा करना होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने गुपचुप तरीके से मलमल से साठगांठ कर ली है, अर्थात पूंजीपति वर्ग से साठगांठ कर ली है, जिसके कारण से पूंजीपति वर्ग, जिन्हें प्रतीक के रूप में यहाँ डालमिया टाटा बिरला लिखा गया है, उसकी 30 दिन दिवाली है, और बाकी यहाँ का जो जन सामान्य है वह परेशान है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक उदाहरण और इसमें दिया है कि हमारा देश में या हमारा समाज जो है, पूरे विश्व समाज की हम बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के कई समूहों ग्रुपों में बटा हुआ है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जाति हैं, और एक वर्ग दूसरे वर्ग से बड़ा समझता है और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसके कारण से मनुष्य को मनुष्य नहीं कहता है, इस पर लेखक आह करता है। लेखक क्या कहता है? किसी को आर्य, किसी को अनार, किसी को यवन, किसी को हूण यहूदी द्रवण, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह। यहाँ लेखक आह करता है, यानी हमारा जो समाज है, विश्व समाज है, मानव समाज है, वह कोई आर्य है, कोई अनार्य है, कोई यवन है, कोई हूण है, यहूदी है, द्रविड़ है। ये सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। किसी को शीर्ष स्थान प्राप्त है, यानी कुछ अपने आप को उच्च मानते हैं, कुछ किसी को चरण यानी कुछ को निम्न समझते हैं, और आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इस कारण से ये मनुज को मनुज नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है वह है नारी भावना। समाज में सदियों से नारी का शोषण होता रहा है। प्रगतिवादी काव्यधारा नारी के शोषण की मुक्ति की बात करती है, यानी ये विचारधारा क्या है? नारी की मुक्ति दिलाना चाहती, मुक्ति की बात करती है। ये इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। देखिए, मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंदनी नारी को। हे मानव, इस नारी को मुक्त करिए,
ये नारी जो है चिर बंदनीय है, चिरकाल से बंदनीय है, युग युग की निर्मम कारा से। काय से? युग युग से निर्मम कारा है, उसके तमाम सारे प्रतिबंध हैं, तमाम तरीके शोषण करते हैं, वो निर्मम कारा से इस जननी सखी माँ को मुक्त करो। अगली इसकी विशेषता है क्रांति का स्वर। आपको पूर्व में बताया गया था कि जो प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपांतरण मात्र नहीं है, यह एक आंदोलन है, नया दृष्टिकोण है, नई विचारधारा है। तो इसमें क्रांति के स्वर भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ कवि की कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली कुछ विशेषता हैं। रूढ़िवाद का विरोध। समाज में प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं को हम रूढ़ि कहते हैं। कुछ रूढ़ियाँ लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश रूढ़ियाँ आधुनिक समाज के लिए हानिकारक है, समाज के लिए बेड़ी का काम करती हैं, ये समाज के विकास में अवरोध पैदा करती हैं। इसलिए प्रगतिवादी जो काव्य है उसमें रूढ़िवाद का विरोध किया गया है। अगली विशेषता है इसकी मानवता का स्वर, यानी प्रगतिवादी समाज में मानवता का स्वर भी हमें देखने को मिलता है। हम इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। यहाँ श्वानों को मिलता दूध वस्त्र। बच्चों, यहाँ श्वान त्रुटिपूर्ण हो गया है, ये स्वनों हो गया है, ये यहाँ आपको श्वानों पढ़ना है। ठीक है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठुठुर जाड़े में रात बिताते हैं। इन पंक्तियों में समाज में जो आर्थिक आधार पर खाई बन गई है उसको इसमें उजागर किया है। एक और मनुष्य को पेट भर भोजन और वस्त्र उपलब्ध नहीं है, दूसरी ओर पूंजीपति वर्ग के जानवर कुत्ते, जो पालतू कुत्ते हैं, वह भी दूध रोटी और वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। यानी कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, जो कुत्ते हैं पूंजीपति वर्ग के पालतू जो कुत्ते हैं उनको पीने को दूध और खाने को वस्त्र मिलते हैं, लेकिन गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं वो क्या है, भूख से अकुलाते हैं और उनको वस्त्र भी नहीं मिलते हैं, माँ की छाती से चिपक ठुठुर जाड़े में रात बिताते हैं। ये पंक्ति महाकवि दिनकर जी की पंक्ति है। अगली इसकी विशेषता है बोधगम्य भाषा, यानी इसकी भाषा सरल है, जन सामान्य को समझने वाली है, जनता की भाषा जनता के लिए। यानी इस समय का जो साहित्य की रचना की गई थी आम जन के लिए साहित्य की रचना की गई थी, इसलिए इसमें जन भाषा का प्रयोग किया गया। अगली विशेषता व्यंग्यात्मकता, यानी इस काव्य में हमें व्यंग के माध्यम से भी समाज में व्याप्त रूढ़ियों या उनकी बुराइयों पर प्रहार किया है। नागार्जुन जी की पंक्ति है, इसमें उन्होंने कहा था, कागज में आज़ादी मिलती है, ले लो दो आने में। तो यह व्यंग्यात्मकता का एक उदाहरण है। अगली इसकी विशेषता है मुक्तक छंद का प्रयोग। इस काव्य धारा में मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया था, यानी मुक्तक छंद वे छंद होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनके पढ़ने मात्र से ही पाठक उसके भाव को प्राप्त कर लेता है। इसके भाव को प्राप्त करने के लिए पूर्वा का अध्ययन करना या उसको पढ़ना आवश्यक नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्रगतिवादी मुख्य कवि और उनकी रचनाओं को जानेंगे। ये यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं,
जो महाकवि नागार्जुन जी की तस्वीर है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आँखें। अगले कवि हैं रागे राघव, जिनकी रचना है अजय खंडहर, पांचाली और राह का दीपक। अगले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं हिल्लोल, विश्वास बढ़ता ही गया। आगे अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी प्रगतिवादी रचना है कुक्कुरमुता और रणिमा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको कक्षा पसंद आई होगी। यहाँ आप प्रगतिवाद की विशेषताएं, उसके प्रमुख कवि और उनको समय को जान सके होंगे। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समय बाद गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। आपको पुनः धन्यवाद।